हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी में। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्लास 11th का चैप्टर 2। क्लास 11th का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जो कि चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या है? स्वयं को समझना। आपको अपने आप को किस तरीके से समझते हो, अपने आप को क्या मानते हो, आप कौन हो, इसके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसके बारे में मैं कुछ बताती हूँ आपको। क्या मुझे मैं बनाता है, इसमें आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ें मुझे मैं बनाती है। ठीक है, हम सब में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कुछ हद तक माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलती हैं। कुछ चीज़ें जैसे आपका फेस है तो आपके मम्मी पापा में से किसी पे होगा, कलर आपके मम्मी पापा में से किसी पे गया होगा, भाई बहन की जैसे आंखें, मतलब ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, मिलती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, आप एक दूसरे से अलग होते हो। जैसे आपके स्कूल जा रहे हो तो दोस्त आपके हैं तो उनसे आपकी रुचियाँ कुछ मिलती हैं, या उनके साथ साथ रह के आप दोनों की रुचियाँ एक जैसी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप उनसे क्या होते हो, भिन्न होते हो। कई समानताएं होते हुए भी हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि जुड़वा बच्चे देखने में आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन फिर भी उनके अंदर असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है जो मुझे मैं बना देता है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि ऐसा क्या होता है जो आपको क्या बना देगा, मैं बना देगा। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने का आपका उद्देश्य होगा और आप जान पाओगे स्वयं के बारे में। क्या जान पाओगे? स्वयं के बारे में, अपने बारे में जानोगे। आपकी क्या सकारात्मक भावनाएं विकसित करने का महत्व जानोगे। इसमें क्या है, आपकी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने का भी महत्व क्या है। इसमें और पढ़ोगे, स्वधारणा के बारे में पढ़ोगे, आत्मसम्मान के बारे में भी आप इस चैप्टर के अंदर जान पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। स्टार्ट करते हैं फिर इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए देखिए, इन सब मैं कौन हूँ ये चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता दिया पहले ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि स्वयं क्या है। स्वयं क्या होता है? स्वयं क्या होता है? स्वयं होता है किशोरावस्था जीवन काल की वह अवस्था है जब हम अपने बारे में, अपनी धारणा और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। स्वयं क्या होता है? ये जीवन काल की उस अवस्था में होता है जब हम अपने आप, अपनी धारणा और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि हम हैं क्या, अर्थात अपने स्वयं को परिभाषित करना आरंभ कर देते हैं। कब से? किशोरावस्था एक ऐसा काल है जहाँ से आप अपने आप को समझना शुरू कर देते हो कि आप हो कौन। ठीक है, आप अपने अंदर मैं जागृत करने लगते हो। ठीक है, आप सबको यदि एक वाक्य में वर्णन करने को कहा जाए, आपको एक वाक्य में वर्णन करने को कहा जाए कि आप हो कौन, तो आप क्या बताओगे? आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वही बताओगे। तो लेकिन जो बताओगे दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, आपका अलग होगा। आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 से पूछा जाए तो सबकी क्या कुछ बातें क्या आएंगी, अलग अलग निकलेंगी। कोई कह देगा कि मैं सुंदर हूँ, कोई कहेगा मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, कोई कहेगा मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है, या मुझे, तो जो चीज़ें, जिसको जो चीज़ें पसंद है वो अपने बारे में वही चीज़ें बताएगा। क्योंकि हम सभी अपने बारे में अलग अलग पहलुओं से सोचते हैं। सभी अपने बारे में क्या होता है, अलग अलग बातों, अलग अलग पहलुओं से सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आती हूँ, किसी से पूछा गया बताओ आप कौन हो, तो वो अपने बारे में क्या बताएगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आती हूँ। कोई बता देगा मैं बहन भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ। तो सब अपनी अलग अलग राय इसमें देंगे। उपरोक्त सभी वाक्य स्वयं को अलग अलग पहलुओं से बता रहे हैं, बताया गया है। सारे बच्चे के क्या हैं, बातें या सोच सबकी अलग है। कुछ वक्तव्य में आपने अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का उल्लेख किया है, किसी ने अपने दोस्तों के साथ उल्लेख किया है, किसी ने अपनी रुचि को बताया है। तो इसमें सभी बच्चों ने अपना अलग अलग बातों को स्पष्ट करा है।
इसका अभिप्राय यह है कि आपने अपने परिवार व सामाजिक संदर्भों के संबंध में स्वयं को परिभाषित किया है। किसी ने अपनी क्षमताओं के बारे में संभाव्यताओं के संदर्भ में परिभाषित किया है। जैसे कि मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ तो वो अपनी क्षमताएं बता रहा है इसमें, ठीक है। कुछ वक्तव्य में आपने स्वयं को एक कर्ता के रूप में वर्णित किया है। कुछ वक्तव्य इसमें बताए गए थे जिसमें आपने कहा था कि मैं सदैव स्कूल समय पे जाती हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप एक कर्ता हो, काम को कर रहे हो और समय से कर रहे हो। तो आपने अपनी क्वालिटीज़ इसमें बताई थी। मैं अपने बड़ों को आदर करती हूँ, तो इसमें आपने अपने क्या बताई, गुड क्वालिटीज़ ही बताई है ना। तो यही सारे क्या थे आपके, कि जब आपसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ तो सबकी अलग अलग बातें भिन्न होती हैं, ठीक है। स्वयं के आयाम भी अलग अलग होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं आयाम, एक तो व्यक्तिगत आयाम होता है और एक सामाजिक आयाम होता है, ठीक है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे आपको आयाम। चलिए फिर देखते हैं व्यक्तिगत आयाम क्या होता है। व्यक्तिगत स्वयं के वे पक्ष हैं जिससे केवल हम जुड़े हैं, अर्थात हम केवल अपने बारे में कहते हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनली हम क्या अपने बारे में ही कहेंगे, व्यक्तिगत आ गया तो इसमें अपने आप से रिलेटेड है। जैसे कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ, या मैं बड़ों का आदर करती हूँ, या मुझे ये चीज़ पसंद है। तो आप अपनी क्वालिटी, जिसमें व्यक्तिगत आयाम यही होता है जिसमें आप केवल अपने बारे में कुछ बातों को कहते हैं, ठीक है। सामाजिक आयाम क्या होता है। सामाजिक स्वयं का अभिप्राय उन पक्षों से है जहां हम अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं। समाज आप क्लास में कई बच्चों के साथ जुड़े हो तो ये क्या हो गया आपका सामाजिक आयाम। जब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं पर्सनली आप बता रहे हो, वो क्या हो गया आपका व्यक्तिगत आयाम। जैसे मैं अपने से बड़ों का आदर करता हूँ, या मैं अपने भाई बहन से बहुत प्यार करती हूँ, तो ये क्या हो गया समाज के लिए आप दिखा रहे हो। तो सामाजिक स्वयं में सहयोग, समर्थन, बांटना, प्यार, एकता आदि भी सम्मिलित होते हैं। किसके अंदर, सामाजिक आयाम के अंदर। समझ गए होगे आप दोनों, व्यक्तिगत आयाम क्या होता है और सामाजिक आयाम क्या होता है, ठीक है। स्वयं शब्द का क्या अर्थ होता है, संपूर्ण रूप से हमारे विचार, अनुभव, सोच, भावनाएं, आदर्श जो हमारे अपने बारे में होते हैं। स्वयं का मतलब क्या होता है, स्वयं अपने बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, आप दूसरों के आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ हैं, यही क्या कहलाती हैं, आपकी स्वयं कहलाती हैं। स्वयं वो विशिष्ट ढंग है जिससे हम अपने भाव को या अपने आप को परिभाषित करते हैं। स्वयं के द्वारा ही हम अपने आप को परिभाषित करते हैं। अब जैसे कि आपके क्लास में बच्चे हैं, मैंने सबसे एक एक करके उठा के पूछा, बेटा बताओ आप अपने बारे में बताओ, तो आप कुछ बताओगे, दूसरे बच्चे को खड़ी करूँगी तो वो कुछ और बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब अपनी अलग अलग राय दोगे। अब है स्वधारणा और स्वाभिमान। क्या पढ़ेंगे, स्वधारणा क्या होती है और स्वाभिमान। स्व से आता है जैसे ही सब तो हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। स्वधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब किसी व्यक्ति को अपने सभी गुणों, भावनाओं, विचारों एवं क्षमताओं के बारे में एहसास होता है। जब सभी को अपने भावना, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, ये चीज़ें हम अपने आप तो नहीं, दूसरे देखेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। इसे स्वधारणा अथवा स्व संकल्पना कहते हैं। हम अपने बात इमेजिन कर सकते हैं, हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ये भावना, हम अंदर अंदर सोच सकते हैं। स्वधारणा व्यक्ति के अपने बारे में धारणा है और यह मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर है। आप अपने आप से पूछोगे मैं कौन हूँ, तो आपकी स्वधारणा, आप क्या सोचते हो, वहीं से आपको उत्तर मिलेगा। स्वधारणा मैं कौन हूँ का उत्तर आपको वहीं से मिल जाएगा। व्यक्ति स्वधारणा को प्राय विशेष कथनों के रूप में व्यक्त करता है, जैसे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, मैं ये हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ, मैं बड़े होके ये करूँगी, समाज सेवा, जो भी आपका मन है। तो जब आप अपनी स्वधारणा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। स्वधारणा में आपको पता है, आप अपने गुणों को देखोगे, अपनी भावनाओं को देखोगे और अपनी क्षमताओं को कि आप क्या कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग तो आप बताओगे कि आप कौन हो, ठीक है। अब है स्वाभिमान।
सेल्फ स्टीम। इससे पहले था सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब क्या है? सेल्फ स्टीम। स्वधारणा का ही एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? स्वाभिमान है। स्वधारणा का ही ये भी एक भाग है। स्वाभिमान केवल अपने आप को जानना ही नहीं है, स्वाभिमान केवल अपने आप को जानना ही नहीं है, बल्कि स्वयं अपने लिए निर्धारित किए गए मानकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करना भी है। हम जैसे कोई टेस्ट दे दिया, हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखते हैं कि हमने पूरे ऐसे में क्या लिखा है। कंक्लूजन होता है, मूल्यांकन होता है, या हम पूरा एक बार रफली चेक करते हैं क्या है, तो वही क्या है? मूल्यांकन। आप अपना मूल्यांकन करोगे कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, अर्थात यह एक व्यक्ति का स्वमूल्यांकन हो। हमारा स्वाभिमान स्वधारणा से ही प्रभावित होता है। स्वधारणा आप समझ गए, आपकी क्वालिटीज़ फीलिंग्स को, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? स्वाभिमान भी होता है। जब आप उसकी मूल्यांकन करते हो तो पता चलता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे पहचान क्या है। आपकी अपनी पहचान क्या है? क्या है आपकी अपनी पहचान? आप बड़े हो गए हो, क्लास जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th के बाद जब 11th में आते हैं तो वो क्या सोचते हैं? अपने आप की वो सोचते हैं कि खुद ही सोच लेते हैं हमारी पहचान तो बन गई। इससे पहले क्या होता है? आपको किसके थ्रू जाना जाता है? आपके मदर फादर के थ्रू। ये उनका, आप कहीं जाते हो तो ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है, यही कहा जाता है। आप अपने पापा के साथ आ रहे हो या कहीं किसी के घर कुछ लेने, उनका बच्चा है, किसी नाम से आपको पुकारा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको क्या लगता है कि अब हमारी भी पहचान होनी चाहिए। तो पहचान क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि आप 5 साल पहले भी ऐसे थे जैसे आज आप हैं, तो शायद आप सभी का जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप सभी से में परिवर्तन आए हैं। पहचान तो बदलते रहती है। पहले आप कुछ और थे, 5 साल के थे तो आपकी हाइट इतनी थी क्या? नहीं, आप बड़े हुए हो, हाइट भी बड़ी हो गई है एज के साथ। आपका फेस भी कुछ चेंज हो सकता है। पहले आप शायद पतले हो, अब मोटे हो गए हो, या मत मोटे हो, तो मतलब ये पहचान भी आपकी होती है जो कि बदलती है। हम जानते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। हम जैसे जैसे हमारा क्या होता है, एज बढ़ता है, तो हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन भी साथ में ही आते हैं। जैसा कि अब आप पहले की अपेक्षा शारीरिक आकार में क्या हो गए हो? बड़े हो गए, बता दिया मैंने। रिश्ते अधिक समझने लगे हो पहले से। तो ये क्या है? धीरे धीरे आप पहचान खुद करने लगते हो, दूसरों के बारे में भी, और अपनी पहचान भी बनाने लगते हो। पहचान में 2 तरह की होते हैं। जैसे कि आयाम आपने 2 तरीके का पढ़ा था, ऐसे ही पहचान भी 2 तरीके के हैं, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान। व्यक्तिगत, पर्सनली आपको किस तरीके से जाना जाता है? हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे गुणों से बनती है। आपकी क्वालिटीज़, गुण क्या है आपके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपकी बनती है। आप अच्छे हो तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, बताएंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, अरे उनका बेटा तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं आपकी आदत हो कि पढ़ाई ना करने या चोरी चकारी करने की, इधर उधर घूमने की, तो आपकी क्या पहचान बनेगी वहाँ पे? अरे उनका बच्चा तो ऐसे घूमता रहता है, अरे उनका बच्चा तो स्कूल नहीं जाता है। तो यही क्या है, आपसे ही आपकी पहचान बनती है, आपके गुणों को देख के। जो हम दूसरों से भिन्न करती हैं, यही चीज़ें हमें दूसरों से क्या कर देती हैं? अलग कर देती हैं। यदि आप अच्छे हो और दूसरा बच्चा बुरा है तो बुरा की बुरे जैसी बुराई होगी, अच्छा है तो उसकी अच्छी आदतें की बातें की जाएंगी। ईमानदारी, सहनशीलता, मधुर भाषी, उदार आदि, ये आपकी क्या है? आपके व्यक्तिगत पहचान है। सामाजिक पहचान, हमारी सामाजिक पहचान हमारे उस पहलू से हैं जो हमें किसी समूह के साथ जोड़ती हैं। सामाजिक मतलब समाज से, आप अकेले नहीं हो, वहाँ पे आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं या आपके आसपास के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों की पहचान है। अप्रवासी भारतीय, डॉक्टर, शिक्षक, किसान, मंत्री या व्यवसायी होना हमारी क्या है? सामाजिक पहचान है। यदि कोई किस जॉब में है तो उसका क्या हो गया? वो पहचान हो गई। अरे वो इस चीज़ में है, अरे उनका बच्चा टीचर है, डॉक्टर है, ये क्या हो गई? आपकी सामाजिक पहचान। इसी प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पारसी होना भी हमारी क्या है? सामाजिक पहचान है। ठीक है, अब हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में स्वयं के विकास एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि हर अवस्था में आपका स्वयं का विकास किस तरीके से होता है।
तो अवस्थाएं आपकी कहाँ से शुरू होती हैं? सहसावस्था से शुरू होती है। तो आप सहसावस्था से ही पढ़ना शुरू करोगे कि आपका विकास किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहसावस्था में हम स्वयं का विकास कैसे करते हैं। सहसावस्था कब से कब तक होता है? 0 से 2 वर्ष आपकी कौन सी अवस्था मानी जाती है? सहसावस्था मानी जाती है। जन्म के समय जहाँ शिशु को कोई आत्मबोध या आत्म जागरूकता नहीं होती है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। वहाँ सहसावस्था से वो उसमें धीरे धीरे स्वयं की समझ विकसित होने लगती है। फिर धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे 1 दिन 2 दिन बढ़ रहा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि वो स्वयं की समझ विकसित होती है। शिशु अनायास ही अपने हाथ पैर इधर उधर मारता है और हाथ को अपने मुंह के पास ले जाता है, परंतु इस अवस्था में उसे यह आभास नहीं होता कि हाथ उसी का है। इस अवस्था में उसे अपने हाथ का भी आभास नहीं होता है। धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं आपके अंदर विकसित होती हैं। धीरे धीरे बच्चा जब 1 साल 1.5 साल का होगा तो उसे पता चलेगा कि मैं हूँ, या वो अपने कुछ महीनों का हो जाएगा तो अपनी माँ को पहचानने लगेगा, माँ की आवाज़ को पहचानने लगेगा। तो यही चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे जब वो अपने पास व्यक्तियों, खिलौनों, अन्य चीज़ों को देखता है तो वह समझता है कि वह उनसे क्या है? भिन्न है। जब कुछ दिनों का हो जाता है धीरे धीरे तो वो अपने आसपास व्यक्तियों को देखता है या उनकी आवाज़ सुनता है, या कोई खिलौना उसके सामने लाके आवाज़ दिया जाए, खिलौने से आवाज़ किया जाए तो उसे लगता है कि उसके मन में ये चीज़ें आती हैं कि वह समझता है कि वो उनसे क्या है? अलग है, भिन्न है। जीवन के प्रथम वर्ष के अंत तक शिशु अपने आप को अलग प्राणी के रूप में समझने लगता है। जीवन प्रथम वर्ष के लास्ट तक 12वें महीने में वो समझने लगता है। वह अपनी आवाज़ से पहले अपनी माँ की आवाज़ भी पहचानना शुरू कर देता है और शीशे में अपनी शक्ल से पहले दूसरों की शक्ल भी पहचानना सीख जाता है। बच्चे को शीशा दिखाया जाए तो वो अपनी शक्ल पहचान लेता है, दूसरे बच्चों की भी शक्ल पहचानने लगता है। 1.5 वर्ष का शिशु अपनी छवि अर्थात स्वयं की प्रतिमा भी पहचानने लगता है। 2 वर्ष के शिशु मैं और मेरा कहकर संबोधित भी करने लगते हैं। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है वो मैं कहने लगता है, ये मेरा है कहने लगता है। खिलौने को दूसरे बच्चे यदि लेते हैं उसके खिलौने को तो उसे छीनने लगता है और मैं बोलने लगता है। 2 वर्ष का शिशु अपनी क्रियाओं एवं भावनाओं को भी बताने लगता है। मैंने रोया, मैंने खाया। शिशु अब अपने आप को फोटो में भी पहचानने लगता है। तो ये क्या है? सहसावस्था में किस तरीके से बच्चे का विकास है, या बच्चा अपने मैं के बारे में या स्वयं के बारे में बच्चा कैसे जानता है, किस तरीके से क्या चीज़ें सीख पाता है। अब आपका आ गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? 2 से 7 वर्ष तक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक और आपका दूसरा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है। प्रारंभिक अवस्था आपको पता चल गई 2 से 7 वर्ष के होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें 3 वर्ष का बच्चा खेलना सीख जाता है। 3 वर्ष के बच्चे खेलने लगते हैं, भागते हैं, दौड़ के बाहर खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलना भी सीख जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनके बारे में समझ को जानने के लिए हम उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है? यदि बच्चे से उसके प्रश्न उसके अपने बारे में पूछा जाए तो अपने बारे में ही पूरी जानकारी देता है। यदि बच्चों से पूछोगे कि तुम अपनी बहन से लंबे हो तो वो बताएगा मैं लंबा हूँ। इस तरीके से वो उत्तर भी देना शुरू कर देता है 3 वर्ष का बच्चा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य की भी जानकारी देता है। उससे पूछा जाए क्या जानते हो तो वो बताएगा अपने बारे में। इस समय बच्चा बताने लगता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के अपने बारे में जानकारी यथार्थपूर्ण अथवा साकार होती हैं, सही होती, जो बताते हैं बच्चा जो कर रहे हैं, जो चीज़ है उनके अंदर वही चीज़ें वो बताते हैं। उसे अपने बारे में वह जानकारी होती है जो उसे सामने दिखाई देती है या फिर जो वह कर सकता है। बच्चा वही चीज़ बताएगा जो उससे हो सकती है या जो वो कर सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्राय बच्चे अपने बारे में अधिक अनुमान लगाते हैं।
क्या तुम बिल्ली से डरते हो? तो वो क्या कहेगा, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। बच्चा उससे नहीं समझ, वो कह देगा मैं नहीं डरता हूँ, ठीक है, बिल्ली के साथ खेलता हूँ मैं, तो उस तरीके से बताता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना पसंद करते हैं, चाहे उसे छोटी चीज़ से भी डर लगता हो। तो इस तरीके से आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा अपने बारे में बताना शुरू कर देता है, अपनी जो चीज़ है वो वही चीज़ बोलता है, उसे स्वयं के बारे में कुछ चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती है। अब आपका आ गया उत्तर बाल्यावस्था, जो कि कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 मतलब बाल्यावस्था आपकी होती है 3 से 11 वर्ष तक, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होती है, ठीक है। अब उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे सोच अपने बारे में अधिक जटिल हो जाती है, बच्चों की सोच अपने बारे में अधिक जटिल हो जाती है। 7 से 11 ईयर्स है, तो इसमें बच्चा कौन सी क्लास में होता है, 8th में होता है, 8th 9th में होते हैं जनरली इस एज के बच्चे, तो उनको नॉलेज हो जाती है, अपने बारे में अधिक जटिल नॉलेज होती है। अब बच्चा अपने बारे में शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा आंतरिक विशेषताओं द्वारा बताता है। शरीर की विशेषताओं के शरीर को देख के बताएगा कि मैं सुंदर हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, नहीं, उसके अंदर आंतरिक विशेषताएं क्या है उसको अब तक पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ें कर सकता है। जैसे कि मुझे गणित विषय में रुचि है तो मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है, या फिर मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार, तो ये उसे बताएगा, जो उसके अंदर से फीलिंग्स जो उसकी आती हैं उन चीज़ों को वो व्यक्त कर सकेगा इस समय। सामाजिक समूह वह अपनी अलग पहचान द्वारा बच्चा अपना विवरण किस तरीके से देता है, सामाजिक समूह में भी दे सकता है कि मैं इस टीम का मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, तो उसको इस चीज़ की ज्ञान इस बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था में आते आते इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि मॉनिटर बनाया जाए तो उसे पता है कि मैं मॉनिटर हूँ तो मुझे क्या कार्य करना चाहिए, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपनी तुलना दूसरे बच्चों से कर सकते हैं और स्वयं को उनसे भिन्न भी मानने लगते हैं। अब इनको डिफरेंस पता चल जाता है अपने और दूसरे बच्चों के बारे में कि वो बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है, वो बच्चा क्या है, अरे ये तो काम नहीं करता, ये तो वीक स्टूडेंट है, मैं तो गुड, उनको इन चीज़ों का भी डिफरेंस पता चल जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपने बारे में वास्तविक विवरण देते हैं, क्योंकि उनमें जब चीज़ों, गुणों एवं स्थितियों को दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखना आ जाता है। जैसे मैं मेहमानों के सामने शैतानी नहीं करता हूँ, मैं अपने स्कूल में अपने मित्रों से पहले पहुँचता हूँ, तो क्या है, रियल बातें बताते हैं, जो रियलिटी है उनके साथ जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें वो व्यक्त करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था। किशोरावस्था आप किस एज में हो अभी, किशोरावस्था में, क्योंकि आप सभी जो भी 11th में आए हो या 12th में, तो आपकी एज किसके बीच की होती है, 11 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं इस क्लास में, तो ये कौन सी एज कहलाती है आपकी, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में स्वयं को समझना अत्यंत जटिल होता है। इस समय बच्चों को अपने बारे में समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। अभी तक क्या था, बच्चे जो चीज़ देखते थे, अपने बारे में जो चीज़ सोचते थे वही चीज़ बोलते थे। अब क्या है, आपकी एज आ गई है जहाँ आप अब 10th के बाद आप कौन सी क्लास, 11th क्लास में आ गए, यहाँ आपको खुद को सोचना, आपको बनाना है आप क्या हो, आपके अंदर आपको मैं चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस अवस्था में उन्हें अपनी पहचान भी बनानी होती है। यही एक ऐसी अवस्था है जहाँ से आपकी अपनी पहचान बनती है। इससे पहले आपकी पहचान आपके मदर फादर से थी, अब क्या आपको खुद की पहचान भी बनानी है। स्वयं की पहचान के लिए किशोरावस्था एक नाजुक अवस्था क्यों समझा जाता है, स्वयं की पहचान के लिए किशोरावस्था को एक हम नाजुक अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, जिससे आप खुद मेंटली क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं और मैं क्या हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि ये नाजुक अवस्था है। मनोवैज्ञानिक एरिक एच एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन भर होता है। विकास एक जीवन भर, पहले भी पढ़ाया होगा आपने, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जब वृद्धि होती है कुछ समय बाद आके रुक जाती है।
वृद्धि और विकास में जब अंतर देखा जाता है तो वृद्धि में क्या कहा जाता है कि वृद्धि की एक समय सीमा होती है, वो अपनी सीमा पे आके रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक हम कई विकास कार्य पूर्ण करने होते हैं तथा एक अवस्था का विकास कार्य अच्छी तरह से पूर्ण करके ही हम अगली अवस्था में पहुंचते हैं। इस अवस्था, जैसे हमारी किशोरावस्था है, तो इस अवस्था को हम सही ढंग से पूर्ण करके दूसरी अवस्था में पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि शैशवकाल एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास कार्य आंत एवं मूत्राशय की क्रियाओं पर नियंत्रण पाना है, और यदि बच्चा यह विकास कार्य पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए सामाजिक एवं सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेना कठिन हो जाता है। जैसे कि यूरिन के लिए है कि इस समय बच्चे ये चीज़ें सीख जाते हैं, विशेष तक 2 से 4 वर्ष के बच्चे खुद जाके यूरिन करने वो टॉयलेट चले जाते हैं, ये चीज़ें सीख जाते हैं। यहाँ से फिर बच्चे यदि ये चीज़ें नहीं सीख पाते तो उनके लिए सामाजिक एवं सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में पहचान की भावना का भी विकास होना जरूरी हो जाता है। पहचान उन्हें अपनी होनी चाहिए, अर्थात इस अवस्था में स्वयं की संतोषजनक रूप में दर्शाना एक विकास कार्य है। स्वयं की पहचान का विकास। किशोरावस्था में स्वयं की पहचान को खोजना एक महत्वपूर्ण विकासोचित कार्य है। किशोरावस्था में जब किशोरों में क्या होता है, यौन आरंभ होता है, तब तीव्र शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास के कारण वह अपने आप से ही अपरिचित होकर अपने मन से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। जब उनके अंदर क्या शुरू हो जाता है, यौन आरंभ शुरू हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं, तब वो अपने आप से अपरिचित होते हैं और पूछते हैं कि मैं आखिर में हूँ कौन। जब किशोर इसी प्रश्न का क्या करते हैं, उत्तर ढूंढने लगते हैं, अपनी पहचान को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, तब वो अपनी पहचान को विकास करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जब वो अपने आप की जानने की कोशिश करते हैं इस एज में आके कि मैं कौन हूँ, तभी वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब उनको अपने आप को जानने की कोशिश, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये चीज़ें यहीं से विकसित होती हैं। स्वयं की पहचान बनाने के लिए किशोर धीरे धीरे अपनी बाल्यावस्था की पारिवारिक भावनात्मक निर्भरता को संवेगात्मक स्वाधीनता में बदलता है और उसे अपनी पहचान बनाने में भी सहायता होती है। इसी के द्वारा जो बाल्यावस्था में चीज़ें थी उसके लिए उसको भावनात्मक थी, रिलेटेड फैमिली से भाव, उसको फीलिंग्स थी, भावनात्मक फीलिंग्स, लेकिन अब क्या होंगी, वो क्या सा हो जाएगा, संवेगात्मक स्वाधीनता में उन फीलिंग्स को चेंज करेगा। भारतीय परिवेश में देखा गया है कि किशोर विशेषकर लड़कियां अपने परिवार पर भावात्मक रूप से अधिक निर्भर होती हैं। ये चीज़ तो देखते हो आप लोग, लड़कियां ज़्यादातर किस पे डिपेंड होती हैं, अपने घर वालों पे डिपेंड होती है। लड़का तो आया, घर से बाहर चला गया घूमने फिरने किसी के साथ भी, लेकिन लड़कियों के ये आज़ादी नहीं होती है। उनको कहीं जाना है तो किसी के साथ जाएंगी या घर वालों से पूछेंगी, जिसके कारण वह ना तो स्वतंत्रता से कार्य कर पाती हैं और ना ही अपने से संबंधित कुछ निर्णय भी ले पाती हैं। उनको भी डिसीजन भी लेने का उनके अंदर हक नहीं होता। जहाँ किशोर अपने परिवार से प्राप्त सुरक्षा को त्यागने में हिचकिचाते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार उन पर घर के बंधन डाले रखना चाहते हैं। ऐसे ही किशोर भी होते हैं, वो अपने परिवार के जो सुरक्षा है उनसे अलग हटना चाहते हैं, मतलब उन सुरक्षाओं को वो नहीं चाहते हैं कि अब उनको लगता है हम बड़े हो चुके हैं, हमें इतनी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों से जूझते हुए किशोर अपनी स्वयं की पहचान का विकास करते हैं। स्वयं की पहचान बनाने में अब संकट क्या आती हैं, दिक्कतें क्या आ जाती हैं। स्वयं की पहचान बनाने के संदर्भ में कठिन समय होता है। क्या कारण होती है, कारण क्या होते हैं इनमें कि किशोरावस्था से पहले की अवस्था में व्यक्ति स्वयं को पहचानने के लिए इतना बेचैन नहीं होता है, अर्थात किशोर स्वयं को पहचानने के लिए अत्यधिक इस समय क्या हो जाता है, किशोरावस्था में चिंतित हो जाता है। इससे पहले उसे कोई चिंता नहीं होती बाल्यावस्था में कि वो कौन है या मैं क्या, मुझे आज़ादी थी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो इन चीज़ों के लिए क्या हो जाता है, स्वयं को पहचानने के लिए अत्यधिक चिंतित हो जाता है। सेकंड कारण क्या है, किशोरावस्था के अंतिम वर्ष में व्यक्ति स्वयं और पहचान की स्थायी भावना बना लेता है
और वह कह सकता है कि मैं यह हूँ। किशोरावस्था के जो अंतिम वर्ष आ जाता है आपका 18-19 वर्ष, तब तक बच्चा अपने अंदर स्वयं को क्या कर लेता है, अंदर अपने स्वयं के बारे में सोच लेता, बता देता है कि मैं कौन हूँ, मैं यह हूँ। किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति की पहचान पर क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन और सामाजिक मांगों का प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन। यही एक समय है जब आपके अंदर तेजी से क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं और सामाजिक मांगों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। किशोरों को स्वयं की पहचान बनाने के संकट को विस्तार के समझने के लिए निम्न उदाहरण भी दिए गए। तो चलिए फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो बड़े जैसा व्यवहार करे। ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन वाली होती हैं। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो उस घर में घर वाले क्या कहते हैं कि बेटा अब ये काम मत करो, आप तो बड़े हो गए हो। जब वो बड़ों के बीच में जाके बैठ जाएगा तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे, अभी आप छोटे हो, आप बड़ों के साथ क्यों बैठो। तो बच्चा इस बीच क्या हो जाता है, अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। मैं कुछ काम करता हूँ तो घर वाले कहते हैं बेटा ये काम कर, बड़ा हो गया है तू, ये आके खाना बना ले, बेटी से कहते हैं अब तो तू बड़ी हो गई है। वहीं जाके किसी के बीच बैठ जाएगी या दूसरा कार्य करने लगेगी तो कहेंगे अरे तू बड़ी थोड़ी ना हो, ये तू जाके उधर बैठ जा। तो ये चीज़ें बच्चों को क्या कर देती हैं, संकट पैदा करती हैं। जैसे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अपेक्षा की जाती है कि वो बड़ों जैसा व्यवहार करे तथा अपने उत्तरदायित्व को निभाना भी शुरू कर दे। अब इसके बाद क्या होता है, आप 18 के बाद आपके पास कई उत्तरदायित्व आ जाते हैं। जैसे कि आपको पढ़ाई से कि किस चीज़ में जाना है, किस फील्ड में जाना है, क्या जॉब करनी है, फिर उसके बाद शादी वादी, ये सारे उत्तरदायित्व आपके ऊपर आने वाले होते हैं। तो इसलिए आपको इसके लिए तैयार किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में निर्भर बच्चे से आत्मनिर्भर बच्चे में परिवर्तन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि पश्चिमी संस्कृति में किशोर को शारीरिक और मानसिक रूप से माता पिता से अलग होने की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। कहाँ पे, पश्चिमी संस्कृति जो होती है वहाँ पे क्या दिया जाता है, बच्चों को अलग होने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में परिवार में आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि आप आत्मनिर्भर बनो। यही कारण है कि सभी संस्कृतियों में किशोर को अनेक दुविधाओं और असहमतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों के वजह से बच्चों के मन में क्या आ जाती हैं, दुविधाएं आ जाती हैं। किशोरावस्था में किशोरों की स्वतंत्रता में रुचि सबसे अधिक होती है। इस समय बच्चा चाहता है अपने आप को फ्री रखना, स्वतंत्र रखना। उसके ऊपर मम्मी पापा का बर्डन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह इस समय अपने आप को क्या समझने लगता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर किसी और का प्रेशर हो। माता पिता एवं समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना चाहते। इस समय जो रूल और रेगुलेशन उनके पेरेंट्स देते हैं कि बेटा इधर नहीं जाना, फ़ोन नहीं छूना, ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। अब उन्हें लगता है कि हम इस एज में आ चुके हैं कि हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो। भारतीय संस्कृति में किशोरियों पर किशोरों की अपेक्षा अधिक सामाजिक बंधन होते हैं, तो वे कभी कभी विद्रोह करने लगती हैं। ऐसे में बच्चे क्या करने लगते हैं, जब ज़्यादा ही प्रेशर आपके ऊपर होता है तो बच्चे ऐसे में विद्रोह करने लगते हैं। माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य एवं संबंधित शिक्षक आदि अक्सर किशोरों को बड़े की तरह व्यवहार करने के लिए कहते रहते हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में किशोरों के व्यवहार को अनुचित भी ठहराते हुए कहते हैं, अभी तुम बच्चे हो, इतने बड़े नहीं हुए हो। उदाहरण के लिए जब घर पर अपना काम स्वयं करने की होती है तब किशोरों को कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए। जब कोई काम करना होता है तो कहा जाता है तुम बड़े हो गए। परंतु जब किशोर बिना आज्ञा लिए घर से बाहर जाते हैं तो क्या कहा जाता है, बेटा अभी तुम्हारे इतने बड़े नहीं हो गए कि आप बिना पूछे घर से बाहर जा सकते हो। इसी प्रकार का व्यवहार प्राय परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के लिए भी अलग अलग होता है। तो किशोरों में भूमिका संबंधित उलझन एवं पहचान संबंधित उलझन विभिन्न परिस्थितियों एवं प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। जैसे
अब हम उलझनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहचान संबंधी उलझन और परिस्थितियाँ एवं प्रतिक्रियाओं के कारण क्या होती हैं। किशोरों का पहचान बनाना विकास की प्रक्रिया का सामान्य परंतु महत्वपूर्ण विकास कार्य है। किशोरों को अपनी पहचान बनाना क्या होता है, एक महत्वपूर्ण विकास कार्य होता है। किशोरों में स्वयं की पहचान बनाने में संकट एवं भूमिका संबंधित जो उलझन आती है तब पैदा होती है जब किशोर यह महसूस करते हैं कि पहले की तुलना में अब जिन कार्यों को करने की और जिस तरह का व्यवहार करने की उनसे अपेक्षा की जाती है उनमें क्या है, बहुत सारे अंतर हैं। यही कारण है कि किशोर अपने पारिवारिक व्यवसायों को संभालते हैं तो उनमें अलगाव की भावना उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती। मतलब जो बिजनेस उनके घर का चला आ रहा है उसी में यदि इंक्लूड होते हैं तो उनके अंदर ये भावनाएं, अलग की भावनाएं स्पष्ट नहीं होती है तथा और संवेगात्मक उथल पुथल भी अधिक नहीं होती जितनी उन किशोरों में होती है जो पारिवारिक व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों को चुनते हैं, जो अपने घर के ही कामों में लगे हैं, घर का बिजनेस संभालने, तो उनके अंदर ये चीज़ें उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती जितना कि उनके अंदर, उन बच्चों के अंदर होती है जो अपने जॉब के लिए बाहर जाते हैं कार्य को करने के लिए। तो उनके अंदर ये संकट, ये चीज़ें आ जाती हैं, उलझने। वास्तविक स्वयं एवं आदर्श स्वयं क्या होता है? वास्तविक स्वयं क्या होता है? वास्तविक स्वयं से अभिप्राय हमारे व्यक्तित्व के उन गुणों से है जो हम में वास्तव में है। वास्तविक स्वयं मतलब हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनसे इसका अभिप्राय होता है, किसका? वास्तविक स्वयं का। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, ये हमारा क्या है? वास्तविक स्वयं है। और विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा वास्तविक स्वयं सभी देख सकते हैं। ये चीज़ें हमारा क्या है? हम कैसे हैं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम पढ़ाई में कैसे, ये दूसरे हमारा देख सकते हैं, परंतु हम स्वयं ये नहीं जान पाते हैं। अन्य लोग हमें कैसा समझते हैं, अतः हमारे बारे में हमारी अपनी छवि ही हमारी वास्तविक स्वयं है। हमारी छवि क्या है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं अच्छी हूँ या गलत हूँ, ये तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यही हमारा क्या होता है? वास्तविक स्वयं। हमारी इमेज क्या है? आदर्श स्वयं क्या होता है? आदर्श स्वयं से अभिप्राय उन गुणों से जो हम स्वयं में देखना एवं पाना चाहते हैं, जैसे कि हमारी रुचियाँ क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं। यह एक ऐसी आदर्श छवि है जो किशोर धीरे धीरे विकास के दौरान ही अपने गुणों एवं अनुभव द्वारा बनाते हैं। आपकी रुचियाँ, आपकी इच्छाएं क्या है, आप धीरे धीरे अपने अंदर विकसित करते हो, ये आपका क्या है? आदर्श स्वयं होता है। किशोरावस्था में प्राय किशोर मन ही मन किसी की प्रशंसा करने लगते हैं। अब ये एक आपकी कैसी एज है? एक ऐसी एज है कि आपके मन में किसी की इमेज आ जाती है, मतलब आपका आदर्श कोई बन जाता है, आप उसकी तरह बनना चाहते हो। आपने अपने माइंड में माइंड मैप बना लिया, मैं वो, जैसे कि कोई हीरो है या कोई क्रिकेटर है तो मैं उसकी तरह ही बनूंगी या मैं उसकी हीरोइन की तरह बनूंगी। तो आप उसको फॉलो करने लगते हो, उसकी ड्रेसअप, उसकी स्टाइल, हर एक चीज़ उसकी फॉलो करते हो। तो अपने मन में आप क्या करते हो? उसकी छवि बना लेते हो। तो परिपक्वता के साथ साथ धीरे धीरे वह इस आदर्श स्वयं से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्वयं को अपनाकर एक विलक्षण छवि बना लेते हैं। इस एज में बच्चे अपने अंदर एक छवि बना लेते हैं। किशोरों में विकट परिस्थितियों से जूझने की अद्भुत क्षमता होती है और वे अपनी विशेषताओं, गुणों एवं क्षमताओं के साथ साथ अपने परिवार वालों एवं मित्रों के सहयोग से संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने अपना वास्तविक स्वयं बना लेते हैं। इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं? अपना वास्तविक स्वयं बना लेते हैं। स्वयं की भावना की विशेषताएं क्या हैं? किशोर स्वयं का विवरण संक्षिप्त एवं केवल विचार रूप में देते हैं। यदि उनसे स्वयं के बारे में वो पूछा जाए तो वो संक्षिप्त में अपना उत्तर दे देते हैं, जैसे कि मेरी लंबाई ये है, मैं ऐसे पतला हूँ। की अपेक्षा अपने आंतरिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। किशोर स्वयं का विवरण शांत स्वभाव, सच्चा, बहादुर, भावुक, संवेदनशील अथवा साहसी होने के रूप में भी देते हैं। ये क्या है? स्वयं की भावना की विशेषताएं। बच्चे से स्वयं के बारे में पूछा तो किस तरीके से बताते हैं? प्राय किशोर अपने स्वयं की भावना
के कई विरोधाभास होते हैं। उदाहरण के लिए किशोर स्वयं के बारे में इस प्रकार बता सकते हैं, मुझे बड़ों की बात मानना अच्छा लगता है परंतु मुझे अपनी स्वतंत्रता भी चाहिए। वो इस तरीके से अभी अपनी बातों को घुमा के भी कहते हैं। किशोर अपनी बातों को एक तरीके से घुमा के भी कहना शुरू कर देते हैं इस एज में। किशोरावस्था में स्वयं के बारे में अस्थिर भावना होती है। चूँकि किशोर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अनुभव करते हैं तो उन पर प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त करते हैं, जैसे कि स्वयं के बारे में उनकी सोच स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। समय के अनुसार आपकी क्या होती हैं, आप सोचते हो कि मैं ये, बचपन में बच्चे सोच रहे हैं मैं ये बनूंगा, किशोरावस्था में आपकी सोच थोड़ी चेंज होती है कि नहीं मैं ये ना बन के मैं अब ये बनना चाहती हूँ। ठीक है। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा पास करके जब 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया तब आप स्वयं को बड़ा समझने लगे, परंतु जब माता पिता के व्यवहार में आपको बच्चे होने का एहसास होता है तो आप में स्वयं के लिए अस्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है और आप यही सोचने लगते हो कि मैं बच्ची हूँ या अभी बड़ी हूँ। ये क्या पढ़ रहे हो आप, स्वयं की भावना की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है। किशोरावस्था में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं से अधिक बच्चा प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए किशोरावस्था की दहलीज आते आते वह मन ही मन किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित होता है, इसी में आपने अभी पढ़ा था अभी आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं में ये होता है कि इतना प्रभावित हो जाता है कि वो उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहता है। किशोर बच्चे की अपेक्षा स्वयं के बारे में अधिक सचेत होते हैं। वे अपने मन में ही ध्यानमग्न रहते हैं। उन्हें हमेशा मंच पर रहने का आभास होता है। उन्हें लगता है कि लोग हमें देखें, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, इसी कारण वो कोई प्रोग्राम में भाग लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना आपके भी, यही कारण कि वो अपने रंग रूप शारीरिक स्वस्थता पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का आभास रहता है कि कोई ना कोई हर समय उन्हें क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है। जीवन की कुछ अवस्थाओं में स्वयं की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानने के पश्चात अब तक की स्वयं की भावना का विकास कैसे करते हैं के बारे में हमने अध्ययन करेंगे। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानने के पश्चात हमने विशेषताएं तो जान ली, अब स्वयं की भावना का विकास कैसे करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं आप समझ में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और एक काम देती हूँ मैं आप लोग को कि जो भी आपने पढ़ा इसके बाद मैं के बारे में आप अपने अंदर ढूंढिए कि आप कौन हो, मैं क्या है, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। ये कार्य सभी बच्चों को करना है, अपने बारे में कि आप कौन हो, मैं के बारे में कुछ लाइनें आप लिखोगे अपने कॉपी में। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज मैंने जो भी पढ़ाया आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। समझ में आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो नई वीडियो आए आपको मिल जाए पहले से। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।